हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GLC-IAS, जहाँ पर मैं आपके साइंस के टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रही हूँ। आज हम और आगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके अलावा प्ले स्टोर से जिन्होंने भी GLC-IAS की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है अभी तक, तो आप जाके चेक करिए। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइडेड हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए, और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। GLC-IAS ऐप को डाउनलोड करेंगे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्यूसेक इज़ द मेजर ऑफ। क्यूसेक यूनिट को हम किस चीज़ के लिए मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं? प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर और क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो द करेक्ट आंसर इज़ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो को जब हम मेजर करते हैं तो किस यूनिट में मेजर करते हैं? क्यूसेक यूनिट को मेजर करते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which instrument is used to observe the direction and velocity of clouds? So your नेफोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ करते हैं हम क्लाउड्स के डायरेक्शन और उनकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। और रेन गेज से क्या करते हैं? रेन गेज से हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और अमाउंट ऑफ रेनफॉल को जो मेजर करते हैं वो रेन गेज से करते हैं, और क्लाउड्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी को मेजर करते हैं नेफोस्कोप से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बार इज इक्वल टू। ऑप्शंस हैं आपके सामने, पास्कल्स में दिए हुए है ना। तो जो आपकी बार और पास्कल जो यूनिट है, बार और पास्कल ये दोनों ही किसकी यूनिट्स हैं? प्रेशर की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो जो 1 बार होता है इट इज़ इक्वल टू 1 लाख पास्कल्स। क्या होता है? 1 बार इज इक्वल टू 1 लाख पास्कल्स। 1 लाख पास्कल्स कितना होगा? 10⁵ तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज walking on ice is more difficult than walking on road because। जब हम आइस पे चलते हैं तो हम उतना ईजिली नहीं चल पाते जितना हम रोड पे ईजिली चलते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या रीज़न होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि जब हम चलते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स लगता है या जो हिंड्रेंस फोर्स लगता है, जो रुकावट क्रिएट करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो जहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा या कम होगा तो क्या होगा? हमको चलने में प्रॉब्लम होगी, हम ईजिली स्लिप हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ईजिली हम वॉक कर पाएंगे। तो रोड पे क्या होता है? जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम ईजिली उस पर वॉक करते हैं, स्लिप नहीं होते। और आइस में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स कम होने के कारण जो हमारे पैर हैं वो आइस पे स्लिप हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज द फ्रिक्शन फोर्स इज लेस ऑन आइस, सो it is difficult to walk on ice than road. Next question is what is blue vitriol? Blue vitriol क्या होता है? Blue vitriol होता है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कॉमन नाम क्या है? ब्लू विट्रियल। इसी को हम एज अ होममेड ग्लू के फॉर्म में यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर देता है, इसलिए ब्लू विट्रियल के नाम से इसको जानते हैं। सो द
व्हाट इज, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट. सो ब्लू विट्रियल इज द कॉमन नेम ऑफ कॉपर सल्फेट. एंड कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल का केमिकल नेम है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which chemical is used as a preservative for fruit juices. Options are ammonium sulfate, sodium benzoate, sodium hydroxide or potassium nitrate. So the answer is sodium benzoate. Sodium benzoate को fruit juices में जो packed juices आते हैं, जैसे real juices आते हैं और भी जो fruit juices आते हैं पैक्ड जो होते हैं, उनमें उनको फ्रेश रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं. तो प्रिजर्वेटिव्स क्या है, जो फ्रूट जूस में प्रिजर्वेटिव यूज होता है वो क्या होता है, सोडियम बेंजोएट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिमूव इंक स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स. ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, एल्कोहल, ईथर और कैरोसिन. तो जब जो लॉन्ड्रीज होती हैं वहाँ पे जब ये जो स्टेन्स निकालने के लिए क्या करते हैं, वो एसिडिक टेक्निक यूज़ करते हैं. तो उस एसिडिक टेक्निक में वो ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करके जो इंक के स्टेन्स लगे होते हैं, है ना, क्लॉथ्स में जो इंक के स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लॉन्ड्रीज में ऑक्सैलिक एसिड का यूज़ करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज alloy of which metal is used in construction of aircrafts. एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में किस मेटल का अलॉय यूज होता है, एल्यूमिनियम के अलॉयज यूज करते हैं. क्यों एल्यूमिनियम के अलॉयज यूज करते हैं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, है ना, उनमें जो है वो कोरोजन की प्रोसेस नहीं होती. कोरोजन क्या होता है, जब मेटल्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं तो वो कोरोजन की प्रोसेस होती है ना. जैसे रस्टिंग जो है वो कोरोजन का एग्जाम्पल है. आयरन में जो रस्ट होती है वो क्यों होती है, वो प्रोसेस क्या होती है, कोरोजन. आयरन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं. तो जो एल्यूमिनियम के अलॉयज होते हैं, है ना, मतलब एल्यूमिनियम के साथ जब और भी एलिमेंट्स को, दूसरे एलिमेंट्स का मिक्सचर बना के जब एलॉय बनाया जाता है तो वो जो होते हैं वो कोरोजन से रेजिस्टेंट होते हैं, उनमें कोरोजन नहीं होता है, इसलिए इनको एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एल्यूमिनियम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्टार्च एंड सेल्यूलोज. स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट पूछा है, फोकस करेंगे इनकरेक्ट. ठीक है, अब स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होता है, जो स्टार्च और सेल्यूलोज हैं वो बेसिकली क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है. क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, जो हमारा बेसिक एनर्जी सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट से ही हम एनर्जी गेन करते हैं. तो जो स्टार्च और सेल्यूलोज है वो दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं और दोनों ही हमको कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं. ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है, जो स्टार्च और सेल्यूलोज हैं वो दोनों ही ग्लूकोज से मिलके बने हुए होते हैं. जब बहुत सारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं तो वो मिलके क्या बनाती हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज बनाती हैं. इसके अलावा इन दोनों में लेकिन एक डिफरेंस क्या होता है, जो स्टार्च होता है जब हम उसको आयोडीन से रिएक्ट करते हैं तो आयोडीन की प्रेजेंस में स्टार्च जो है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना. बट सेल्यूलोज जो होता है वो ऐसा नहीं करता. सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता. सो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, C
सी इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट बोथ चेंजेस कलर विद द आयोडीन। तो ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ओनली स्टार्च चेंजेस कलर विद द आयोडीन। कौन सा कलर देता है स्टार्च? ब्लू कलर देता है जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है। और बाकी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ही के लिए सही है कि बोथ आर ऑफ वेजिटेटिव ओरिजिन, दोनों ही हमको प्लांट से मिलते हैं, मतलब उनका ओरिजिन वेजिटेटिव है, दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज जब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट से मिलके जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक सिंगल यूनिट है, मतलब वो मोनोसेकेराइड है। ठीक है, और जब बहुत सारे ग्लूकोज मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो वो पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे। तो स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स हैं एंड बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज, दोनों ही ग्लूकोज के बने हैं। लेकिन बोथ चेंजेस कलर विद आयोडीन, ये गलत है। ओनली स्टार्च चेंजेस कलर विद द आयोडीन। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर्स पूछा है। सो 46 होते हैं या 23 होते हैं? ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। और 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स इन नंबर। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछता तो हम क्या बोलते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है तो कितना होगा? 23। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, that is 23 pairs of chromosomes are found in humans. Next question is the main component of cotton is? Options are protein, fatty acids, glycerin और cellulose. So जो कॉटन होता है वो एक पॉलीसेकेराइड का बना होता है और वो पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है? सेल्यूलोज। अभी अभी हमने देखा सेल्यूलोज किसका पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है। सो जो कॉटन है वो किससे मिलके बना है? सेल्यूलोज का बना होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कॉटन। Which of the following microorganisms is used as biofertilizers? Fertilizers क्या है? हम क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो अभी तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे, है ना, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो जब फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ना यूज़ करके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ना यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। तो कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में केपेबल होते हैं? वो होते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA। बट ये बेसिकली एल्गे नहीं होता, ये एक बैक्टीरिया ही होता है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, लेकिन उसका कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। कहाँ? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकेन इज अ पैरासाइट, केमिकल न्यूट्रिएंट, डिकम्पोजर और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाउ क्या होता है? जो एल्गी होता है, एल्गी क्या होता है? काई जिसको बोलते हैं हिंदी में एल्गे। एल्गे के साथ जब फंगस रहती है, फंगस क्या होती है? फंगस होती है फफूंद। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में
एसोसिएशन में रहते हैं, एल्गे और फंजाई जब एक साथ रहते हैं तो उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गे और फंगस। नाउ ये एसोसिएशन कैसा है? एसोसिएशन कैसा भी हो सकता है जो दो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं एसोसिएशन में रहने वाले, या तो उन दोनों को बेनिफिट हो सकता है या उन दोनों को ही लॉस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है किसी एक को प्रॉफिट हो और किसी एक को लॉस हो। तो जो लाइकेन होता है उसमें एल्गे और फंगस दोनों को ही बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है? जो एल्गे होता है, एल्गे क्या करता है? एल्गे फोटोसिंथेसिस करता है। तो एल्गे फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। और फंगस क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को जो एब्जॉर्ब करने का काम होता है वो फंगस का होता है ना। तो ऐसे दोनों का लेबर ऑफ डिवीजन है कि एक खाना बनाएगा और एक वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट्स का अपटेक करेगा। सो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे एसोसिएशन में रहने वाले दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट होता है, बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, सच एसोसिएशन इज कॉल्ड एज symbiotic association. So lichen is the symbiotic association of algae and fungus. So the correct option is option D. Now next question is, quinine, an anti-malarial drug, is obtained from which part of the cinchona plant? Options are leaves, root, bark और flower. ना जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं, जो मलेरिया में मेडिसिन यूज़ होती हैं, उसमें एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है? क्विनीन। क्विनीन नाम का ड्रग यूज़ होता है और वो हमको कहाँ से मिलता है? सिंकोना प्लांट से मिलता है। तो जो सिंकोना प्लांट होता है उसकी जो बार्क होती है, मतलब जो आउटर डेड लेयर होती है जिसको छाल बोलते हैं, तो उस पेड़ की छाल जो होती है वहाँ से हमको क्विनीन मिलता है। कहाँ से? सिंकोना प्लांट की बार्क से क्विनीन मिलता है, जो कि एंटी मलेरियल मेडिसिन में यूज़ होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। किस पार्ट से मिलता है हमको? बार्क से मिलता है क्विनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड कलर ऑफ टमेटोज इज ड्यू टू। तो जो टमेटोज होते हैं, मतलब टमाटर जो होते हैं, उनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कौन सा? लाइकोपीन। और ये सी लाइकोपीन पिगमेंट के कारण जो टमेटोज का कलर होता है वो रेड होता है। सो लाइकोपीन कहाँ मिलता है? टमेटोज में मिलता है, एंड दिस लाइकोपीन इम्पार्ट्स द रेड कलर टू द टमेटोज। सो टमेटोज के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइकोपीन पिगमेंट। So the correct option is answer is your option B. और एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो लाइकोपीन पिगमेंट होता है ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है ना। तो जो हमारे सेल्स, जो हमारी बॉडी में जितने भी कैंसर सेल्स बनने वाले होते हैं उनको ये बनने से रोकता है लाइकोपीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्ल इज मेड अप ऑफ मेनली। पर्ल क्या होता है? मोती। मोती का मेन कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्ल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ। एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर है? ये जो एक्वा रीजिया होता है ये होता है HCl प्लस HNO3। HCl is your hydrochloric acid and HNO3 is your nitric acid. So ये HCl और HNO3 मिलके क्या बनाते हैं? एक्वा रीजिया बनाते हैं। ओके, इसको
रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। एक्वा रीजिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। क्यों इसको रॉयल वाटर बोलते हैं? क्योंकि इट कैन डिजॉल्व गोल्ड। अब गोल्ड जो है वो बहुत ही प्रीशियस मेटल होता है, तो उसको डिजॉल्व कौन करता है? एक्वा रीजिया डिजॉल्व कर देता है, इसलिए एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। और एक्वा रीजिया किसका मिक्सचर है? HCl और HNO3 का। तो इसमें किसी ऑप्शन में HCl और HNO3 तो नहीं, HCl HNO3 के साथ यहाँ पे H2SO4 दिया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। एक्वा रीजिया किससे बनता है? HCl और HNO3, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज E, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू। क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होती है? आइडेंटिफाई कलर्ड सब्सटेंसेस, to determine the structure of substances, in fractional distillation of colored substances, or separate the components of a mixture। तो जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है उसमें क्या करते हैं? बेसिकली मिक्सचर कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स है ना, जब आपस में मिक्स होते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो अगर हमको उस मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है ना, सेपरेट करना है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं हम? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH वैल्यू इंडिकेट्स। ऑप्शंस हैं क्वालिटी ऑफ केमिकल used in developing a photo from negative. Second option is measure of acidity and basicity of a solution. C, measure of intensity of earthquake, or it's D, measure of purity of milk. So ये pH वैल्यू क्या है? pH वैल्यू क्या होती है? एक pH स्केल होता है। क्या होता है? pH स्केल होता है जिसमें 0 to 14 नंबर होता है, ठीक है, जिसका मिड क्या होगा? 7 होगा। तो ये जो 7 होता है ये न्यूट्रल pH होता है। क्या होता है? न्यूट्रल pH होता है। अब किसी भी सॉल्यूशन का अगर 7 से 0 के बीच में रेंज है, मतलब वो एसिडिक है, ठीक है। मतलब 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, और जो 7 से 14 तक की रेंज है वो बेसिसिटी बताती कि कितना सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन कितना बेसिक है। तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ मूव करते हैं, जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। तो बेसिकली हम pH वैल्यू से क्या बताते हैं कि किसी सोल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी को डिनोट करते हैं। सो pH वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिजिक्स में हम दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? अब ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी होती है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो स्केलर क्वांटिटी में आता है। और जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो,
वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये तीनों कैसे, इनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही है उसकी। अब अगर हम टेम्परेचर बोलें तो बोलते हैं टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है ना, बोला 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ऐसे तो नहीं बोलते कि उस टेम्परेचर का डायरेक्शन क्या है ना, तो ऐसे ही तो स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर क्या हुई आपकी, स्केलर क्वांटिटीज हुई। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, फोर्स। तो बोलते हैं अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना लेस स्ट्रॉन्ग वो फोर्स है, वो उसके मैग्नीट्यूड से पता चलता है। और प्लस फोर्स का डायरेक्शन भी होता है कि किस डायरेक्शन में हम फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं, इसलिए फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की पूरी यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज योर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, प्लस इसमें क्या ऐड किया है हमने, अपॉन टाइम है, तो अपॉन एक सेकेंड को भी सेकेंड की यूनिट, टाइम की यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू। नाउ जो फर्मी होता है, फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15। सो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को क्या बोलते हैं, फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर एंड फर्मी मीटर इज बेसिकली सेम, है। सो 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से हमको मैच करना है और ऑप्शंस फिर चूज करने। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बताया था, पहले क्या करेंगे, पहले हम मैच करके हमारा आंसर बनाएंगे और फिर उस आंसर को इस ऑप्शन से मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ प्रोसेसेस दी हुई है और यहाँ पे सेल के पार्ट्स दिए हैं। तो कौन सी प्रोसेस किस पार्ट, सेल के किस पार्ट में हो रही है, वो हमको मैच करना है। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहाँ होता है आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है। सो ए का क्या होगा, सेकेंड, दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पिगमेंट। देन सेकेंड इज न्यूट्रिएंट्स अपटेक। तो सेल में जितना भी न्यूट्रिएंट अपटेक होता है वो किस पार्ट में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। सो बी का क्या होगा, फर्स्ट। देन रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन है ये किसकी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, बेसिकली द एटीपी प्रोडक्शन इज नोन एज cellular respiration and cellular respiration occurs in mitochondria. So C का third and your last one is protein synthesis. So protein synthesis कहाँ होती है, राइबोसोम्स के थ्रू होती है। So D का fourth। अब किस ऑप्शन में है, A का सेकेंड है ऑप्शन C, then B का फर्स्ट, C का थर्ड एंड D का फोर्थ। So the correct option is C. All right, next question is match the following. इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, हमको सिर्फ डायरेक्ट मैच करना है।
तो इधर पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें उनके प्रेजेंट उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनसे मैच करना है। सो हीमोग्लोबिन में कौन सा एटम या कौन सा मेटल या एलिमेंट मिलता है हमको? आयरन। हीमोग्लोबिन में मिलता है आयरन। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल मिलता है? मैग्नीशियम। ओके। थायरॉक्सिन में कौन सा मिलता है एलिमेंट? थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है ह्यूमन बॉडी का। थायरॉक्सिन में होता है आयोडीन। इसी थायरॉक्सिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सी डिसीज होती थी? गॉइटर होती थी इसी से। तो उसमें गॉइटर में बेसिकली क्या होता है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, थायरॉक्सिन बनना कम हो जाता है बॉडी में, जिनसे गॉइटर हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज एटीपी। तो एटीपी क्या होता है आपका? अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट होता है। सो एटीपी में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है आपका? फॉस्फोरस। ओके, सो आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, iodine is present in thyroxine and phosphorus is present in ATP. Okay, now next question is, ये आंसर सी इसका नहीं होगा, हमको सिर्फ मैच करना था। Okay, so that's all for today. I hope you will like this session. और आगे मैं और आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।